अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 9 बेस करता है स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडलिंग, जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल के अंदर पहले देख चुके हैं। एक्सरसाइज 9A, 9C और 9D पहले हम सॉल्व कर चुके। एक्सरसाइज 9B हमारी रह गई थी। एक्सरसाइज 9A में हमने काफ़ी डिटेल में देखा कि स्टैट्स की बेसिक्स क्या हैं, कैसे हम कलेक्शन ऑफ डाटा, देन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्प्ले ऑफ डाटा एंड देन लास्ट में इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। और फिर हमने उसका मीन, मीडियन, मॉड ये काफ़ी डिटेल के अंदर देखा, जिसमें हमने जो इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताई थी कि आपके पास जब स्टैट्स की जो कलेक्शन होती है, यानी किसी भी तरह की आप एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, जो स्कोर एक प्लेयर करता है उससे लेके आप एक हायर लेवल पे आके जो पॉपुलेशन होती है कंट्री की, सेंसस, इलेक्शन, ये सारा जो है स्टैट्स के अंदर आता है। फिर उसमें कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो डिस्प्ले है, वहाँ हमारा बहुत फोकस रहा था कि पिक्टोग्राम, बार ग्राफ, हमारे पास जो डॉट डायग्राम है। तो अब पाए चार्ट और लाइन ग्राफ जो है ये भी बेसिकली एक डिस्प्ले है। अगर तो आप कंटिन्यू करते आ रहे हैं, आपको स्टैट्स की बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं, तो फिर आपके लिए कंटिन्यू करना आगे बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले और वीडियो देख लें फिर आगे कंटिन्यू करें। एक्सरसाइज 9B बेस करती है पाए चार्ट्स एंड लाइन ग्राफ। मैंने पहले बताया कि पाए चार्ट और लाइन ग्राफ बेसिकली डिस्प्ले है। डिस्प्ले, इससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी होती है, फिर हम डिस्प्ले की तरफ आते हैं। तो पाए चार्ट और लाइन ग्राफ किस तरह का डिस्प्ले है, इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बात करेंगे पाए चार्ट की। तो याद रखें, पाए चार्ट बेसिकली एक ऐसी डायग्राम है जिसमें हम एक सर्कल को डिफरेंट सेक्टर के अंदर डिवाइड करते हैं। मतलब आपके पास जो इसकी डेफिनेशन बनेगी पाए चार्ट्स की वो ये कि इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। कि आपके पास एक सर्कल होगा, आप उसे, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इस सर्कल में आप जब इसको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, सर्कल के अंदर जो आपका सेंटर होता है, उस सेंटर से लेके किसी भी सेट सर्कल के पॉइंट तक का जो होता है जिसको हम कहते हैं रेडियस। तो सेक्टर कैसे बनेगा? अगर लेट सपोज मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी गिवन है जिसको मैं जब एंगल फाइंड करता हूँ तो उसका कुछ एंगल आता है, जब उस एंगल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस तरह कोई सेक्टर बना के, ये जो सेक्टर है ये बेसिकली लेट सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ ये 70 डिग्री है, और इसी तरह आगे कंटिन्यू करते हुए डिफरेंट तरह की नोटेशंस हैं। इस तरह की आपने चीज़ देखी होगी जब आप किसी एक प्लेयर का कभी वो सेंचुरी स्कोर करता है तो एक उसका ग्राफ ऐसे शो किया जाता है कि उसने किस एरिया ज़्यादा स्कोर किया है, ऑफ से ज़्यादा स्कोर किया है, उसका ज़्यादा स्कोर लेग साइड पे था। वो एंगल्स की फॉर्म में दिखा देते हैं या परसेंटेज में दिखाते हैं कि इतना परसेंट स्कोर उसका इस वी के अंदर है। ये बेसिकली पाए चार्ट की एक रिप्रेजेंटेशन है। इसकी बेसिकली क्या हो चुका होता है पहले कि आप डाटा को कलेक्ट कर चुके होते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पाए चार्ट के बारे में आपको जो बेसिक्स कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए कि एक सर्कल के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स बनाए जाते हैं। अब उस सेक्टर के बारे में हम क्या बात याद रखेंगे कि आपको जो सबसे पहली बात कि एक सर्कल के अंदर कितना एंगल होता है। द एंगल आप लिख लेंगे, द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इस 360 डिग्री। सबसे पहली बात जो आपको क्लियर रखनी है वो ये कि जो सर्कल है उसके सेंटर पे एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। और नेक्स्ट बात, अब सर्कल किस चीज को डिनोट करेगा? सर्कल रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ डाटा। कि किसी भी जो आप आपने कलेक्शन की, या लेट सपोज कोई आपने टेस्ट लिया, वो मार्क्स हैं किसी कंप्लीट क्लास के या कुछ भी, तो सर्कल जो होगा वो कंप्लीट नंबर ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको किसी प्लेयर की सेंचुरी स्कोर की, तो जो सर्कल है ये कंप्लीट उस सेंचुरी को शो करेगा। अब उसमें सेक्टर बनाएंगे हम, वो पर्टिकुलर जो हमारे पास डाटा होगा उसकी बात करेगा। थर्ड जो पॉइंट आपके माइंड में रहना चाहिए, एंगल ऑफ सेक्टर, या सिंपल सेक्टर भी आप कह सकते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर represents some particular data। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इस एग्जांपल के थ्रू आप पाई चार्ट को बनाना भी सीख जाएंगे और आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर भी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको रेज कर लें, बिकॉज आपके पास एक सर्कल जो है वो सबसे पहले याद रहना चाहिए। एग्जांपल देखें, यहाँ पे हम एक डिस्कशन करते हैं कि लेट सपोज आपने किसी स्कूल के अंदर एक कैंटीन है, वहाँ पे आपने ये एक सर्वे करना है कि उस स्कूल कैंटीन के अंदर कुछ फ्रूट्स सेल किए जाएँ। अब स्कूल जो कैंटीन वेंडर है वो चाहता है कि वो कौन से फ्रूट्स रखे जिसकी सेल सबसे ज़्यादा हो, तो वो 500 स्टूडेंट्स को जो है वो सर्वे करता है, जिसमें डिफरेंट एज के स्टूडेंट होते हैं। उनको वो एक पम्फलेट देता है जिसमें वो उनसे क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास किस तरह के, मतलब ये डिफरेंट फ्रूट्स हैं, इनको आप टिक कर लें कि कौन सा फ्रूट जो है आपको पसंद है, वो फिर कैंटीन पर रखा जाए। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं, लेट सपोज इन
500 स्टूडेंट्स जो वो सर्वे कर रहा है, 500 स्टूडेंट्स को ओवरऑल जो उसने सर्वे किया उसमें से 100 स्टूडेंट्स लाइक एप्पल, कि 100 स्टूडेंट्स ने ये कहा कि उनको एप्पल्स पसंद है। अब इस डाटा को, ये डाटा होगा ना, कलेक्शन होगी आपके पास कि आपने 500 स्टूडेंट को सर्वे किया, उसमें से 100 स्टूडेंट्स ने कहा कि उनको एप्पल पसंद है। अब इस डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पाई चार्ट के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें जो फॉर्मूला बनेगा वो ये कि जब भी आप एंगल फाइंड करेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर, ये हम जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे एंगल जिस भी चीज़ का हम फाइंड कर रहे होंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल फॉर एप्पल्स, जो एप्पल्स जो लाइक किया जा रहा है उसका एंगल क्या होगा। कितने स्टूडेंट्स ने एप्पल को लाइक किया, 100 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 500 मल्टीप्लाई बाय एक सर्कल में कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। जब इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, 100 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 360, आपके पास एंगल आ गया 72 डिग्री। अब इस 72 डिग्री को आपने यहाँ पे पाई चार्ट में डिनोट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने माइंड में ज़रा फार्मूला क्लियर कर लें। जब भी किसी भी सेट ऑफ डाटा के अंदर आपको एंगल फाइंड करना होगा, तो जिस चीज़ का एंगल आपको चाहिए, जिस चीज़ की बात हो रही है, किसी स्कोर की बात हो रही है, किसी भी कलेक्शन की बात हो रही है, उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ डाटा और मल्टीप्लाई किया जाएगा 360 से, बिकॉज एक सर्कल के अंदर कंप्लीट सर्कल जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। अब इसको प्लॉट कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप आ जाए सर्कल के अंदर, जो पहले ड्रॉ किया हुआ था, इसका आप सेंटर ले लें। मैंने पहली बात क्या बताई थी आपको कि आप इस सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो आपको, जिसको रेडियस आप कह देंगे। लेट सपोज मैं कहता हूँ ये वो स्ट्रेट लाइन है जो आपका रेडियस है। अब आपने क्या करना है, इस सेंटर के ऊपर आपने अपना डी प्लेस करना है, और डी का ज़रा साइज़ के मुताबिक आप जितना इसका साइज़ है सर्कल का, पहली बात तो ये कि आप उसको उतना ही बनाएं जिससे आप डी को ईजिली मैनेज कर सकें। अब ये देखें, आपका जो सेंटर पॉइंट है वो इस सेंटर लाइन के ऊपर है, बेस लाइन मैच करती है। अब 72 डिग्री एंगल कहाँ बनता है, वहाँ पॉइंट लगा लें। ये 70 है, 71, 72, यहाँ पे अपना पॉइंट लगा लें। इस पॉइंट को लगाने के बाद आप इस डी को यहाँ से हटा लें, और ये जो आपने लाइन अभी यहाँ ड्रॉ की थी, इस लाइन को यहाँ से इस पॉइंट तक, मतलब लाजमी नहीं यहाँ तक आप मैच करें, सिर्फ उसके करीब जहाँ पे सर्कल कंप्लीट होता है यहाँ तक आप इस लाइन को बना लेंगे, और यहाँ आप लिख लेंगे कि ये आपका 72 डिग्री एंगल जो है ये एप्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा वन बाय वन कि कैसे आपने पहले लाइन लगानी है, फिर एक एंगल। अब जब ये एंगल आ जाए, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अब जब नेक्स्ट एंगल बनाएंगे तो उसके लिए इस डी को आपको रोटेट करना है, और अब इस लाइन के ऊपर रखना है। ये जो आपकी बेस लाइन ये बननी चाहिए, इसका सेंटर पॉइंट ये होगा। अब नेक्स्ट एंगल, लेट सपोज मैं कहता हूँ नेक्स्ट एप्पल था वाटरमेलन, नेक्स्ट जो फ्रूट था वो था वाटरमेलन, और वो लाइक करते हैं, उनका एंगल हमने ऐसे ही फाइंड किया, वो आता है 90 डिग्री और 100 डिग्री। तो अब हम देखेंगे कि ये यहाँ पे प्लेस करने के बाद 100 डिग्री यहाँ बनता है, तो यहाँ पे अपना पॉइंट लगाएंगे। इस डी को यहाँ से फिर हटाने के बाद हम एक लाइन के साथ इस पॉइंट को सेंटर से यहाँ तक मैच कर लेंगे। बाय जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ले भी जाएँ, अगर आपका डी मतलब सर्कल छोटा है या डी बड़ा है तो बाद में आप उसको रेज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ड्राइंग जो होगी वो पेंसिल से होगी। अब नेक्स्ट ये जो एंगल है कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, और ये किसको शो करेगा, लेट सपोज मैं सिंपल एक बात कर रहा हूँ, तो ये 100 डिग्री शो करेगा वाटरमेलन को। ये खुद से ली हुई हमारी एग्जांपल्स हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। सो ये था पाई चार्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट कि इसमें क्या चीज़ होती है कि एंगल सेंटर पे जो होता है सर्कल के वो 360 डिग्री होता है, और डाटा हम कैसे फाइंड करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं, ये सब पहले पता होना ज़रूरी है। अब मैं ये रेस कर लेता हूँ, फिर हम यहीं पर देखते हैं कि लाइन ग्राफ क्या है और उसे हमने कैसे ड्रॉ करना है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट लाइन ग्राफ। जैसे मैंने बताया आपको पाई चार्ट एक डिस्प्ले है, बिल्कुल वैसे ही लाइन ग्राफ भी डिस्प्ले है। जैसे इससे पहले डाटा कलेक्ट भी हो चुका होता है, ऑर्गेनाइज भी कर चुके होते हैं, जस्ट हम डिस्प्ले की बात करते हैं। अब जैसे मैंने पाई चार्ट के बारे में भी आपको एग्जांपल दी थी, और जैसे दो मैंने आपको जस्ट थोड़ी सी वो हिंट बताई थी वाटरमेलन और एप्पल्स की, कि पाई चार्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। जब हमें किसी सेट ऑफ डाटा को कंपेयर करना हो, यानी जस्ट आप एक लुक के अंदर बता सकें। जैसे मैंने एग्जांपल आपको वो स्कोर की भी दी थी, किसी एक प्लेयर ने स्कोर किया है, जब आपको वो एक पाई चार्ट दिखाया था तो आपसे आप वो पूरा मैच देखे बगैर या उसकी हाईलाइट्स या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको पता होने के बगैर आप बता सकते हैं कि एक प्लेयर ने अगर सेंचुरी स्कोर किया तो उसका मैक्सिमम स्कोर कौन से एरिया से आया। तो पाई चार्ट बेसिकली कंपैरिजन बताता है, जैसे एप्पल्स की या वाटरमेलन की हमने बात की थी। लाइन ग्राफ फिर क्यों यूज़ करेंगे, जैसे मैंने वो स्टैट की जो बिल्कुल जो बेसिक वीडियो है वहाँ भी ये बार बार बात कही गई थी कि जितना भी डिस्प्ले है स्टैट्स के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हमारी अपनी प्रेफरेंस है कि हम किस डिस्प्ले को यूज़ करेंगे, और वो डिपेंड करता है सेट ऑफ डाटा के ऊपर। अगर आप कंपैरिजन देख रहे हैं तो हम पाई चार्ट क्यों यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमने बार ग्राफ की बात की थी, ऐसे ही हमने पिक्टोग्राम, अगर पिक्चर्स की फॉर्म में बात करेंगे तो पिक्टोग्राम की बात की थी। तो लाइन ग्राफ क्यों ज़रूरी है, लाइन ग्राफ तब यूज़ होता है जब हमें किसी एक मतलब सेट ऑफ डाटा का राइजिंग या फॉलिंग ट्रेंड देखना
देखना हो, जैसे आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, पेट्रोल प्राइसेस की बात करते हैं, तो लाइन ग्राफ के बारे में जो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि ये कब यूज होता है। इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व राइजिंग और फॉलिंग ट्रेंड। ये आप एक लाइन में याद रखें कि लाइन ग्राफ कब यूज़ होगा, जब किसी आप डाटा का आपने राइजिंग या फॉलिंग ट्रेंड देखना होगा तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब राइजिंग या फॉलिंग ट्रेंड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मैंने आपको एग्जांपल बता दी। आप यही आप जो क्रिकेट मैच की हम एग्जांपल ले रहे थे, एग्जांपल मैं इसलिए ले रहे होता हूँ कि आपको वो चीज़ आपने विजुअली देखी हुई है, इसलिए आपको वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी है। एक आपने लाइन ग्राफ देखा होगा, ऐसे मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ और यहाँ पर आपको समझ भी आ जाएगी कि वो लाइन ग्राफ कैसे होता है और उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। याद रखें, लाइन ग्राफ के लिए दो एक्सेस होते हैं, एक जो वर्टिकल होता है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम कहते हैं हमारा एक्स एक्सिस। दोनों पे नंबर ऑफ डाटा लिखा होता है। अब यहाँ पे अगर मैं इस जो ये लाइन ग्राफ है ये मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि आपके पास 20 ओवर या 10 ओवर का एक मैच हुआ, जो एक्स वाई एक्सिस है यहाँ पे एक्स एक्सिस सॉरी यहाँ पे ओवर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे आपके रन्स हैं, ठीक है। अब दो चीज़ों की कंपैरिजन की बात होने लगी है, राइज या फॉल बात होने लगी है। ये लेट सपोज आपका फर्स्ट ओवर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, चलें 5 ओवर की बात कर लेते हैं ज़रा एग्जांपल आसान करने के लिए। और स्कोर आपके पास यहाँ ये डिनोट हो रहे हैं 50, और यहाँ पे ये डिनोट हो रहा है 100, और यहाँ डिनोट हो रहा है 150, और ये है 200। अब आप वन बाय वन देखेंगे कि स्कोर की इंक्रीज़ कैसे हो रहा है। ये स्टार्ट में इसका 0 है। अब आपके पास जो पॉइंट्स होते हैं, यानी फर्स्ट ओवर के बाद आपने स्कोर देखा और वो कहीं पे था 5 ओवर के मैच के अंदर 20, तो 20 कहाँ पे आएगा, 50 और 25 यहाँ मिड में आता है, तो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे 20 स्कोर है। 2 ओवर्स के बाद एक हाई अचीविंग ओवर हुआ 50, मतलब 30 स्कोर आपने सेकंड ओवर में स्कोर किए। थर्ड ओवर में विकेट्स गिर गई और आपके पास यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा स्कोर हुआ, 10 रन स्कोर हुए। 4 में फिर थोड़ा ज़्यादा मतलब स्कोर किया गया, 5 ओवर में 100 स्कोर हो गया। अब आप यहाँ पे जब इसको मैच करेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ आप गए, फिर आपका माइनर सा इंक्रीज आया, फिर एकदम एक अच्छा ओवर है, फिर आपके पास ये, तो आपके पास राइज या फॉल। अब यहीं पर अगर मैं लेट सपोज ओवर इंक्रीज करता हूँ, 6th ओवर है और फिर 7th ओवर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 6th ओवर में फिर दोबारा विकेट्स गिरी तो स्कोर थोड़ा नीचे आ गया, मतलब आपका 100 स्कोर था लेकिन विकेट्स गिरने के बाद थोड़ा वो नॉर्मल रहा, मैडन ओवर है, तो अब आपका ये क्या होगा, यहाँ से ये ओवर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये राइजिंग या फॉलिंग ट्रेंड जो है हम देखते हैं, और ये आपने बड़ा विजुअली देखा होगा, एक ऐसा लाइन ग्राफ बना होता है जो ऊपर जा रहा होता है, फिर कभी वो विकेट्स गिरती है तो नीचे आ जाता है, रन रेट स्लो हो जाता है आपका। तो राइज या फॉल आप लाइन ग्राफ के अंदर देखेंगे, चाहे वो स्टॉक की मार्केट है, चाहे आपके पास किसी चीज़ की प्राइस है जो राइज या फॉल कर रही है। सो लाइन ग्राफ और पाई चार्ट जो है ये डिस्प्ले है। यहाँ मैं ज़रा कंक्लूड कर रहा हूँ समरी, इसकी जो समराइज़ कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, फिर हम एक्सरसाइज में इधर मूव करेंगे कि पाई चार्ट एक ऐसा डिस्प्ले है जिस पे आप डाटा को कंपेयर करते हैं। डाटा कंपेयर कैसे किया जाता है, आपको कुछ डाटा दिया जाएगा, आप उसके एंगल्स फाइंड करेंगे, और 360 सर्कल पूरे का एंगल होता है, उसके अंदर से हमने वो एंगल निकालना होता है, और फिर हर सेक्टर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है हमें। ये है पाई चार्ट। लाइन ग्राफ बेसिकली राइजिंग या फॉलिंग ट्रेंड बताता है हमें। और ये कैसे बनेगा, हमारे पास हमें डाटा दिया जाएगा ऑर्गेनाइज फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, और हमें बताया जाएगा कि आप इसके पॉइंट्स जो हैं ये प्लॉट करें, और फिर आप वो लाइन बना के दिखाएं कि आपका डाटा जो है ये राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है। या ऐसा हो सकता है कि हमें लाइन ग्राफ खुद से बना के दे दिया जाए, जैसे आपने 9A या 9C 9D के अंदर देखा था, और फिर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो फिर आपके लिए 9B सॉल्व करना बहुत आसान है। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 9B की तरफ। Question number 1. The table shows the number of students who travel to school by bus, by car, by bicycle and on foot respectively. Question number 1 कहता है कि टेबल बना के आपको बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल ट्रैवल करते हैं बस के थ्रू, कार, बाईसाइकिल और ऑन फुट रिस्पेक्टिवली। टेबल सामने बना दी है मैंने। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बता दिए गए कि बस से 768 स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं, कार से 256, बाईसाइकिल से 64 और 192 जो हैं ये पैदल स्कूल जाते हैं। अगर करीबी होगा तो पैदल जाते होंगे। अब आपसे क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट यूजिंग डाटा फ्रॉम द टेबल, कि इस डाटा के थ्रू जो आपको दिया गया है इसके थ्रू आपने पाई चार्ट बनाया। यही मैंने कॉन्सेप्ट के स्टार्ट में ही बात की थी कि आपको ऐसा डाटा दिया जाएगा, आपको उसकी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें कि आपको एंगल फाइंड करना होता है। एंगल के लिए क्या पता होना चाहिए, अगर मैं बस का एंगल फाइंड करता हूं तो मेरे पास बस के स्टूडेंट्स तो हैं 768, डिवाइड बाय किससे करना होता है, टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ही सोल्यूशन में आए तो याद रखें जो फॉर्मूला है उसकी बेस आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए जो नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर हम बात कर सकते हैं कि बस का एंगल क्या है, कार का या किसी का भी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 768, इसमें ऐड कर लें 256 प्लस 64
प्लस 192। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ प्लेस कर लें और फिर इसको यूज़ करें और 1 बाय 1 फाइंड करते जाएँ चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 768, इसमें ऐड करें आप 256 प्लस 64 प्लस 192, दिस इज़ इक्वल टू 1280, यानी टोटल स्टूडेंट्स जो हैं 1280 हैं। अब आपको 1 बाय 1 एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल फाइंड करते हैं, एंगल फॉर बस, यानी बस में कितने स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं इसका एंगल। कितने स्टूडेंट थे बस में? 768 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? 1280, और ये किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 360। ये एग्जांपल जो मैंने शुरू में दी थी उसी को देखें, 100 स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद थे, डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई 360। बिल्कुल वही बात कि बस का एंगल जब फाइंड करना है तो बस वाले स्टूडेंट्स डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई 360। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? 768 डिवाइडेड बाय 1280, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 360 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा इसका एंगल विच इज़ इक्वल टू 216 डिग्री। ये बस का एंगल आ गया। नाउ एंगल फॉर, नेक्स्ट आपको किसका एंगल चाहिए? एंगल फॉर कार, यानी कितने स्टूडेंट्स कार में ट्रैवल करते हैं उसका एंगल चाहिए हमें। एंगल फॉर कार 256 स्टूडेंट्स हैं, डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360, इसको मल्टीप्लिकेशन करें। अब यहाँ पे अगेन कैलकुलेशन है, तो आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360, जो कि कंप्लीट सर्कल का एंगल होता है। तो 72 डिग्री एंगल आ गया आपके पास एंगल फॉर कार। अब नेक्स्ट टू कौन से दो एंगल्स रह गए? एंगल फॉर बाईसाइकिल, इसके लिए क्या होगा? 64 जो कि आपके पास बाईसाइकिल वाले स्टूडेंट्स हैं, डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360। ये भी कैलकुलेशन है, अगेन यहाँ पे सॉल्व कर लें इसको। 64 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360, दिस विल बी इक्वल टू 18 डिग्री। ये आपके पास एंगल आ गया बाईसाइकिल का। और सबसे लास्ट में रह गया एंगल फॉर फुट, यानी जो लोग पैदल सफ़र करते हैं वो हैं 192 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा मल्टीप्लाई बाय 360। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अगेन 192 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360, तो आंसर आ गया 54 डिग्री। एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी एंगल है, मैंने क्या बताया था शुरू में आपको कि सर्कल जो होता है वो कंप्लीट जो सेट ऑफ डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसमें कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। तो याद रखें जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जब भी एंगल फाइंड करेंगे, तो जितने भी आपके पास नंबर, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 सेट ऑफ डाटा, यानी बस, कार, बाईसाइकिल, फुट, इनका जितना भी एंगल आया इसका सम हमेशा 360 पूरा होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट डाटा तो हमारे पास तभी कंप्लीट होगा ना। तो ये एक जस्ट आसानी के लिए आपके एक वो तरीका है कि आप खुद ही चेक कर लें। जैसे फर्स्ट आपके पास एंगल आया था 216, इसमें प्लस करें जो नेक्स्ट एंगल आया था 72 डिग्री कार वालों का, प्लस इसमें बाईसाइकिल वालों का 18 डिग्री, और लास्ट में जो लोग जाते थे बाय फुट उनका है 54। तो कंप्लीट कितना बनता है? 360। याद रखें जितना भी सेट ऑफ डाटा का एंगल आएगा उसका सम हमेशा 360 होना चाहिए। अगर नहीं तो दैट मीन आप क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है? एंगल फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने इनका पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पे ये ऊपर लिख देता हूँ कि बस का एंगल था 216 डिग्री, कार का एंगल था आपके पास 72 डिग्री, बाईसाइकिल का था 18 डिग्री, और लास्ट में फुट का था आपके पास 54 डिग्री। अब ये मैं यहाँ से रेज करता हूँ बाकी सब, और फिर हम यहाँ पे पाई चार्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसको यहीं से रेज करें और फिर आप देखें कि पाई चार्ट बनाते हुए आपको किस चीज़ का ख्याल करना है। अब पाई चार्ट मैंने क्या बताया था आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस सर्कल के अंदर आपको कलर में यही ब्लैक चूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक कलर के सर्कल, और आपने अपने मतलब जिस सर्कल के जो विड्थ है, जिसके आप मतलब इजी हैं, उसको आपने यूज़ करना है सर्कल के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखिए आप एंगल ड्रॉ करने जा रहे हैं। सबसे पहले सर्कल के अंदर उसका सेंटर देखना है। लेट सपोज ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, जिसको हम रेडियस कहते हैं। अब इस पे आपको डी रख के पहला एंगल फाइंड करना है। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए देखें सबसे पहला एंगल कितना है? 216 डिग्री। अब 216 डिग्री तो हमारे डी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये मैं डी यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ, और ज़रा इसका साइज़ भी जो है वो मैनेज कर लेते हैं कि जितना आप साइज़ उसका यूज़ कर सकें। ओके, अब इसमें तो एंगल होता है 180 डिग्री का। तो अब अगर कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको एंगल
ड्रॉ करना है मोर देन 180 डिग्री, तो उसके लिए क्या रूल होगा, याद रखें जब भी एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो यानी मोर देन 180 हो तो आप क्या करेंगे कि जो एंगल आपको ड्रॉ करना है जैसे 216 है इसमें से 180 डिग्री माइनस करें तो देखें कितना एंगल बचता है। तो 216 माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। मुझे एक बात बताएं, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो किस एंगल को रिप्रेजेंट करती है? अगर इसी में लाइन को यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इसके सर्कल से ड्रॉ करूँ तो ये लाइन, ये कंप्लीट लाइन पे एंगल कितना होता है? कंप्लीट लाइन पे एंगल होता है 180 डिग्री। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ये अगर आपका सेंटर है तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में कितना एंगल ऐड करेंगे 216 बन जाए 36 डिग्री। तो याद रखें जब भी आपको कभी कोई ऐसा एंगल ड्रॉ करना पड़ जाए तो आप इसको ऐसे प्लेस करेंगे बिल्कुल बेस लाइन और सेंटर मैच करते हुए। कितना एंगल चाहिए आपको 36 डिग्री। तो यहाँ पे देखें 36 डिग्री कहाँ पे आता है, ये 10 20 30 40 35 और ये आपका 36 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे अपना एक पॉइंट लगा लें और इस पॉइंट पे आप इस डी को साइड पे करके यहाँ से एक लाइन सेंटर से ले आएँ जो यहाँ पे आके इस पॉइंट तक, देखें ये पॉइंट है तो इसके सर्कल के इस पॉइंट तक जाएगी, यहाँ तक इसको मैच कर लें। अब ये वाली लाइन अगर आप रेस कर लेंगे, ये जस्ट ये वाली लाइन रेस करके दोबारा इस लाइन को यहाँ से ऐसे ड्रॉ करें। अब ये जो एंगल है कंप्लीट ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल होगा 216 डिग्री का। सो ये आपको यहाँ पे सीखना है। ये भी सिखा दिया मैंने कि एंगल अगर आपका रिफ्लेक्स एंगल तो कैसे ड्रॉ करना है, यानी 180 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन होती है, उससे आगे जितना मजीद आपको एंगल चाहिए वो आप ड्रॉ कर लेंगे। ये 216 डिग्री का एंगल आ गया। अब नेक्स्ट कौन सा एंगल है, कार का 72 डिग्री। मैंने क्या बताया था शुरू के अंदर कि जो एंगल आप ड्रॉ कर चुके होते हैं इस मतलब एंगल की लाइन पे आपको अब अपना डी प्लेस करना है। तो इस तरह से प्लेस करें कि ये सेंटर आपका जो डी का सेंटर है, ये जो सेंटर लाइन होती है ये डी पे रहे और बाकी बेस लाइन मैच करे। अब देखें 72 डिग्री एंगल कहाँ पे आता है, ये रहा 70 के बाद 72, यहाँ पे कहीं 72 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे अपने पास को नोट डाउन करके यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे आप, ये 72 डिग्री है तो यहाँ तक ड्रॉ कर लें और यहाँ अपने पास नोट डाउन कर लें कि ये एंगल कितना है 72 डिग्री। और 216 किसको शो कर रहा था, बस को। यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है, कार को। अब नेक्स्ट कौन सा एंगल है आपके पास, बाइसाइकिल, वो कितना है 18 डिग्री। इसके लिए डी को मजीद रोटेट करें। अब इस लाइन पे आपने मैच करना है, यानी सेंटर आपके सर्कल के सेंटर पे रहे और ये जो आपकी डी की बेस लाइन है ये इस लाइन के ऊपर हो। अब आप देखें कि आपके पास 18 डिग्री एंगल कहाँ है, ये रहा 10, ये 20 से पीछे यहाँ पे कहीं ये आपका 18 डिग्री का एंगल है। इसको यहाँ पे पॉइंट लगा लें, इसको साइड पे करके अब यहाँ से मैच करेंगे। ये सारा काम आपने लेड पेंसिल से करना है और स्केल आपने यूज़ करना है ये लाइन लगाते हुए। अब ये जो एंगल है ये है 18 डिग्री और ये किसको शो करता है, बाईसाइकिल को। यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ अपने पास इसको या तो साइड पे यहाँ पे डिनोट, मतलब अगर जगह नहीं है तो यहाँ पे आप लिख के और यहाँ से यूँ बता देंगे कि ये बाईसाइकिल को डिनोट कर रहा है ये वाला एंगल। अब लास्ट एंगल आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही पता है कि लास्ट एंगल कौन सा था 54 और यही एंगल यहाँ बच गया है और ये किसको शो करेगा, बाय फुट, यानी जो लोग पैदल स्कूल आते हैं। सो ये आप क्रॉस कर लें अपना डी और ये आपका वो पाए चार्ट है। अब देखें इस पाए चार्ट को देखते हुए क्या आपको डाटा की ज़रूरत है, यानी अगर आपके सामने ये टेबल ना भी हो सिर्फ ये पाए चार्ट बना हो तो कोई आपसे पूछे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस तरह ट्रैवल करते हैं, तो आपके पास ज़्यादा एरिया किसका है, बस का। उससे कम लोग किस तरह आते हैं, कार से। उससे कम बाय फुट और सबसे कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाईसाइकिल पर ट्रैवल करते हैं। सो यही जो इंपॉर्टेंट बात है पाए चार्ट की कि आपको बगैर डाटा का कोई कलेक्शन या ऑर्गेनाइजेशन देखे हुए आप जस्ट एक पाए चार्ट को देख के सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बारे में आप बता सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी। ये था क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट बोर्ड डिटेल के अंदर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब कोई भी अगर आपके सामने पाए चार्ट ड्रॉ करने के लिए तो आप उसको बड़ा इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल को फाइंड करना, एंगल को ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2. A survey is conducted to find out which of the 4 ice cream flavors, chocolate, yam, mango and vanilla, the students in a class prefer. The pie chart shows the results of this survey. अब इसमें पहले क्वेश्चन में बता दिया था आपको कि या तो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाएगी और हमें कहा जाएगा कि आप पाई चार्ट बना के बताएं, या आपको पाई चार्ट बना के दे दिया जाएगा और उसकी बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक सर्वे कंडक्ट किया हमने और हमने 4 ऑप्शंस दी आइसक्रीम फ्लेवर्स की कि स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर हैं, उनसे हमने पूछा कि आप बताएं आपको कौन सा फ्लेवर जो है आपको ये पसंद है। अब उनमें से जो उन्होंने मतलब चूज़ किया उसकी बेस पे हमने एक पाई चार्ट बनाया, वो बना के कहता है मैंने आपके सामने दिखा दिया है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 पार्ट्स हैं। मैंने यहाँ पे
2 अभी यहाँ पे लिखे हैं और बाकी 2 मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ, फिर आप 1 तक यहाँ पे जगह बचे क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपसे पूछा क्या गया है फर्स्ट पार्ट, इफ 1/4 ऑफ द क्लास प्रेफर्स जैम स्टेट द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स दिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपके सामने सारी ये इन्फॉर्मेशन ड्रॉ हुई है। चॉकलेट जो है ये 120 डिग्री, यानी क्लास में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या प्रेफर कर रहे हैं, चॉकलेट प्रेफर कर रहे हैं। फिर 50 डिग्री आपकी जो है ये मैंगो, ये कुछ आपको मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मैंगो प्रेफर करते हैं। अब यैम और वनीला जो है ये आपको मतलब छोड़ दिया गया, इसमें आपको अननाउन है। तो फर्स्ट जो आपका जो पार्ट है इसका जो सोल्यूशन है, इसमें क्या पूछा गया कि इफ 1/4 किसे कहते हैं, 1/4 किसी भी चीज़ का 1/4, 1/4 ऑफ अ रूम, 1/4 ऑफ अ जग ऑफ अ ग्लास, किसी भी चीज़ का अगर 1/4 कहा जाए तो उसका मतलब होता है 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या है, अब अगर कंप्लीट जो सर्कल है वो शो कर रहा है पूरी क्लास को, पूरी क्लास के स्टूडेंट्स को, और वो कितना होता है, अ कंप्लीट सर्कल रिप्रेजेंट्स 360 डिग्री एंगल। तो अब 1/4 क्या होगा आपके पास, आप बड़ा आसान है, आप इसको फाइंड करेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ यम। अब 1/4 देखें ओवरऑल कितना एंगल है, एक जो कंप्लीट सर्कल है उसका 360 डिग्री, उसका 1/4 जो है वो यम है। 1/4 का मतलब डिवाइड बाय 4, 4 से कटिंग हो सकती है, 4 1s are 4, 4 9s are 36, 90। दैट मीन 90 डिग्री एंगल है जो यहाँ होना चाहिए, जो आपको बता रहा है कि 90 डिग्री लोगों ने, 90 डिग्री जो डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने स्टूडेंट्स ने यम को पसंद किया। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था कि कंप्लीट जो सर्कल है वो 360 डिग्री होता है, जो पूरे क्लास को शो करता है, और उसका 1/4 जो होता है वो डिवाइड बाय 4 होता है, और वो आपके पास आ गया 90 डिग्री। ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसको यहीं पे रेज करके मैं सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर वनीला। कि सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि वनीला का एंगल कितना होगा, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर के बजाय मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एंगल ऑफ वनीला, यानी जो सेक्टर जो वनीला को रिप्रेजेंट करेगा वो कैसे फाइंड किया जा सकता है। ओवरऑल कंप्लीट सर्कल का जो एंगल है वो है 360 डिग्री, जैसे होना चाहिए एक पॉइंट पे। इसमें से हम माइनस करते हैं चॉकलेट का जो सेक्टर है 120 डिग्री, इसमें से माइनस करते हैं जो यम का है 90 डिग्री, और माइनस करते हैं 50 डिग्री। जब आप एक कंप्लीट सर्कल से ये और ये आपको नाउन है, इनको माइनस करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, एंगल ऑफ वनीला। 360 डिग्री से माइनस करना इनको बहुत ज़्यादा सिंपल है, कैलकुलेटर आपको अलाउड है। तो 360 डिग्री में से माइनस कर लें 120 डिग्री जो कि चॉकलेट का था, माइनस 90 डिग्री जो भी आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया, और फिर माइनस 50 डिग्री जो कि था आपके पास मैंगो का। तो 100 डिग्री यानी आपके पास चॉकलेट के बाद मोस्ट लाइकेबल जो आपके पास वो है फ्लेवर है वो कौन सा है, वनीला। 100 डिग्री इसका आंसर आ गया, और ये भी अपने पास आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें, यानी ये भी आपने फाइंड कर लिया, ये है 100 डिग्री। अब पाई चार्ट में आपके पास ये एंगल कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट 2 पार्ट्स भी सॉल्व हो चुके हैं। अब मैं इनको यहाँ रेस करके जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, थर्ड पार्ट देखें, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर वनीला एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। कहता है बताएं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं परसेंटेज की फॉर्म में वनीला वाले, वो मतलब टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनमें से कितने % ऐसे हैं जो वनीला को प्रेफर करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, जब सोल्यूशन के अंदर आएंगे, थर्ड पार्ट के सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड पार्ट के सोल्यूशन में आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है परसेंटेज ऑफ वनीला की परसेंटेज कैसे फाइंड होगी, कितने डिग्री एंगल है जो वनीला के जो स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, 100 डिग्री। ओवरऑल पूरी क्लास का एंगल कितना है, यानी पूरी क्लास का मतलब है सर्कल, कंप्लीट सर्कल, उसका एंगल कितना है 360 डिग्री। मल्टीप्लाई बाय, जब भी किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, और साथ में किसका साइन आता है 100% का। बड़ा सिंपल है, जब भी आपको पाई चार्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक चीज़ की परसेंटेज पूछी जाए ओवरऑल से, तो आप क्या करेंगे, उसका जो एंगल होगा उसको डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में परसेंटेज का साइन। अगर पूछा थी मैंगो की तो 50/360 करते, अगर होती यम की 90 करते, अगर होती चॉकलेट की तो 120 करते। यानी जिस चीज़ की परसेंटेज पूछी जाएगी टोटल से, हम उसको डिवाइड करेंगे उसके एंगल को 360 से, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। तो 100 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 27.7%।
यानी ओवरऑल पूरी क्लास में से 27.7% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या प्रेफर कर रहे हैं, वो वनीला प्रेफर कर रहे हैं। ये था थर्ड पार्ट का सोल्यूशन, इसको आप रेज कर लें। अब आ जाएं फोर्थ पार्ट पे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। इफ़ 5 स्टूडेंट्स प्रेफर मैंगो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब मैंगो का हमें एंगल तो शुरू में पता था कि पूरी क्लास के अंदर 50 डिग्री स्टूडेंट्स, यानी एंगल की फॉर्म में पाए चार्ट के अंदर 50 डिग्री स्टूडेंट्स जो हैं वो मैंगो को प्रेफर करते हैं। वो कहता है 5 स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली, जिनके एंगल बनाया था हमने, वो नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं, 5। तो जब सोल्यूशन में आएंगे तो एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये चेक कर सकें कि 1 स्टूडेंट कितने के इक्वल है, 1 स्टूडेंट, या इससे पहले आप एक और बात लिखें, उससे आपको आसानी हो जाएगी बात को समझने में। ये यूनिटरी मेथड है, ये पहले आपने अप्लाई किया हुआ है। 5 स्टूडेंट जो प्रेफर करते हैं मैंगो, उनके एंगल कितना है, 50 डिग्री। यही है ना कि 5 स्टूडेंट्स प्रेफर मैंगो। स्टूडेंट्स की फॉर्म में अगर हम देखें तो वो 5 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर हम देखें एंगल में तो वो कितने हैं, 50 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे 1 स्टूडेंट चाहिए हो तो ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब मैं लिखूंगा 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 50 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। कटिंग हो सकती है, 5 1 जार 5, 5 10 जार 50। दैट मीन 1 स्टूडेंट कितने डिग्री एंगल के इक्वल है, 10 डिग्री। तो बड़ा सिंपल भी था अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करते, लेकिन उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या मैंने यहाँ बता दी कि 50 डिग्री और 5 स्टूडेंट्स का रेशो मतलब ये है कि एक स्टूडेंट 10 डिग्री के इक्वल है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे अगर एक स्टूडेंट 10 डिग्री के इक्वल है, कि ओवरऑल क्लास पूरी के अंदर टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, ओवरऑल कितना डिग्री एंगल होता है क्लास के अंदर, 360 डिग्री, यानी पूरे पाए चार्ट का। एक स्टूडेंट कितने के इक्वल है, 10 डिग्री के। अब यहाँ डिग्री का जो यूनिट है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 का ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो दैट मीन आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो कितने आ जाएंगे, 36। अगेन दोबारा सुन लें इस बात को। सिंपली आपको क्या करना है कि आप ये देखें कि 5 स्टूडेंट्स, अगर मतलब 2 तरह से इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको मैंगो के बारे में, जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं मैंगो, जब उनको एज अ काउंट करें हम स्टूडेंट्स तो वो 5 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब उनका एंगल देखें तो 50 डिग्री है। इसका मतलब एक स्टूडेंट का कितना डिग्री एंगल हुआ, 10 डिग्री। 2 हुए तो 20, 3 हुए तो 30, 4 हुए तो 40 और 5 हुए तो 50। यही बात हमें शो कर रही है। अब अगर पूरी क्लास का एंगल, यानी पूरी क्लास का मतलब क्या हुआ, पूरा सर्कल, यही मैंने बताया ना, सर्कल रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो पूरी क्लास का अगर एंगल 360 डिग्री है और एक स्टूडेंट जो है वो 10 डिग्री के इक्वल, जब डिवाइड करेंगे तो पीछे आंसर क्या आएगा, 36। दैट मीन पाए चार्ट के ऊपर जो आपको ये सर्वे करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन बताई गई थी, ये 36 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया था, जिसमें से डिफरेंट जो सेक्टर्स हमने बनाए कि कितने लोगों को कौन सा फ्लेवर पसंद है। ये हमारा क्वेश्चन था, काफ़ी डिटेल में ये भी मैंने करवा दिया। अब मैं यहाँ वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना और आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो, बिकॉज कॉन्सेप्ट ऐसा है स्टार्ट में जब हमने पाई चार्ट की बात की उसको ड्रॉ करना और उससे अंडरस्टैंड करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपसे 4 पार्ट्स पूछेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पाई चार्ट को देख के या गिवन क्वेश्चन के अंदर से ये इन्फॉर्मेशन आप समझ पाते हैं या नहीं कि आपसे पूछा क्या गया है, और फिर आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 काफ़ी डिटेल में हमने देखे, एंगल फाइंड करना, एंगल को ड्रॉ करना, या अगर एंगल बने हुए हैं तो उससे इन्फॉर्मेशन को निकालना। कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो, कॉन्सेप्ट जो आपको मुश्किल लगा हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।